आज 29 सितंबर है और आज की जो पहली न्यूज है, सबसे बड़ी न्यूज, वो पीएफआई और 8 फ्रंट बॉडीज फॉर यूएपीए के अंतर्गत, मतलब इसके अंतर्गत 8 को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए। अब ये पीएफआई क्या है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऐसे संगठनों पर बैन तब लगाया जाता है जब वो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे शिकायतें थी, बहुत सारे एफआईआर थे, बहुत सारी चीज़ें साबित हो चुकी थी। इसके कारण से अब इन पर बैन लगा दिया गया है। और ये क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये नॉन स्टेट एक्टर कहलाते हैं। ठीक है, गैर राज्य अभिकर्ता के नाम से जानते हैं, जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर सही काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर जो खतरा उत्पन्न करते हैं, उनके लिए इस तरीके, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, उनके लिए इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है एएसआई फाइंड बुद्धिस्ट केव टेम्पल इन बांधवगढ़। बौद्ध गुफाएं, मंदिर है ना, कहाँ पे? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, एमपी में पाया गया है। इसमें क्या है? तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि बुद्धिस्ट केव मिला है, गुफाएं मिली है, स्तूप मिला है, एंड ब्राह्मी इंस्क्रिप्ट मिला है ना, ब्राह्मी लिपि मिली है। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा वराह की मूर्ति मिली है। अब इनको किससे जोड़ा जाता है? तो विष्णु के 10 अवतार में से एक अवतार माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, विष्णु के 10 अवतारों से एक अवतार वराह अवतार है। उनकी मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। अब आपको ये देखना है कि यह कहाँ पे स्थित है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, और कौन सी नदी है, उत्तर में, दक्षिण में कौन सी प्रमुख नदी है, और क्या ये किसी पर्वत श्रृंखला पे है, क्या किसी पर्वत श्रृंखला के आसपास है, तो इसे आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है एडिटोरियल से, है ना। एडिटोरियल में क्या है? इन नेचर वार्निंग साइंस, ये नज टू रिपेरियन स्टेट्स, है ना, इस पे बात की गई है। ये जो है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान का 1/3 इलाका डूब गया है, और भारत में भी कई जगह बाढ़ आए हैं, असम में, बिहार में। तो इनका कहना है कि ये क्या ऐसा कुछ है या इस तरीके का मामला है कि जैसे मान लीजिए कि एक नदी आ रही है और यहाँ तक भारत है और इसके बाद पाकिस्तान है, और यहाँ पे भारत ने एक पुल बना रखा है। पुल बना रखा है क्या? बांध बना रखा है। अब ये डैम है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है इसका। अब भारत, चूंकि ये क्षेत्र जो है ये निचला इलाका है, भारत जब चाहे तो इस डैम को अचानक से खोल दे तो ये क्षेत्र क्या होगा? बाढ़ग्रस्त हो जाएगा। इसी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो भारत में भी हो सकती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र पे चीन ने बना रखा है ना, नेपाल की बात कर सकते हैं, बांग्लादेश की बात कर सकते हैं। तो इसी पे बात की है कि यदि ऐसा किया गया तो हमारे पास क्या उपाय हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या कोई नियम है, तो उस नियम की बात की गई है यहाँ पे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द पल्प मिल्स ऑफ रिवर उरुग्वे, अर्जेंटीना वर्सेस उरुग्वे केस 2010 अपहेल्ड दैट कंडक्टिंग ए ट्रांसबाउंड्री इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। तो इस तरीके की बातें की गई है, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद है टैलेंट रिकॉग्निशन। टैलेंट रिकॉग्निशन का मामला ये है कि आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई टॉप करता है या कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उसको मान्यता नहीं देते हैं। और उसको मान्यता नहीं देने में क्या बोलते हैं कि उसको कोई प्रोत्साहन नहीं है ना। यदि कोई प्रोत्साहन हो तो जाहिर सी बात है कि इसमें गुणवत्ता बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ दंत चिकित्सक, यदि हम ऐसा कहें, तो जिसे चुना जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक आइडियल हो जाएगा कि इसने इस साल इस लेवल पे बहुत अच्छा काम किया, है ना।
उसके कई क्राइटेरिया हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, है ना, कई क्राइटेरिया हो सकते हैं, व्यवहार को देखा जा सकता है ना, उसकी सुविधाएं देखी जा सकती हैं। तो इस तरीके से कई क्राइटेरिया करके हम अवार्ड दे सकते हैं। इसी प्रकार से इंजीनियरिंग में दिया जा सकता है। तो उसी के बारे में बात की गई है कि क्यों ना इस तरीके के अवार्ड को हम बढ़ावा दें, ताकि एक टैलेंट को रिकॉग्निशन मिले, है ना। ये हो गया। इसके बाद है रीडिस्कवरिंग द बे ऑफ बंगाल। जो बंगाल की खाड़ी है, इसका महत्व किस तरीके से बढ़ गया है, इसके बारे में बात की गई है। 3 पार्ट बांट की गई है, जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल और जियो कल्चरल। अब जियो के जगह में वैश्विक लगा लीजिए, तो ये सब समझने में आपको आसानी हो जाएगी। वैश्विक जैसे ही लगाते हैं वैसे ही आप इसको आसानी से समझ पाएंगे, है ना। वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितना मायने रखता है, वैश्विक क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में, राजनीति में कितना मायने रखता है, और सांस्कृतिक तौर पे कितना मायने रखता है। और इसी पे एक मामला बनता है कि ये किस तरीके से क्या क्या जो है, द की सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस एरिया आर लाइफलाइन फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर क्रूशियल द एनर्जी सिक्योरिटी that powers the economies of many countries in the region. Further, non-traditional dangers including terrorism, climate change have become more prevalent, है ना। इस तरीके की बातें हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं rethinking the bay, CBS will offer collaboration in the areas such as geo-economics and geopolitics, ecology, trade and connectivity, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम लॉ, कल्चरल हेरिटेज एंड ब्लू इकोनॉमी। तो ये टर्म्स हैं कुछ। इन टर्म्स को आप लिख लीजिए, जैसे जियो इकोनॉमिक्स, है ना, इन टर्म्स को लिख लीजिए और इनके बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का क्या महत्व है ना। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का क्या महत्व है, ये जियो इकोनॉमिक्स दर्शाता है ना। कोलैबोरेशन इन एरिया सच एज जियो इकोनॉमिक्स। अब जैसे एक मान लीजिए ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल इकोनॉमिक्स की बात करें, तो ग्लोबल में पूरा का पूरा पैक्ट आ गया पूरे विश्व का। लेकिन जियो इकोनॉमी में, वैश्विक इकोनॉमिक व्यवस्था में इस क्षेत्र का क्या महत्व है, इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से जियो पॉलिटिक्स, इकोलॉजी, यहाँ का पर्यावरण, जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है उसके बारे में, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, पर्यावरण पारिस्थितिकी में सुंदरवन, है ना, ये मामला। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी में, कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत, दक्षिण एशिया का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, है ना, समुद्री सुरक्षा के हिसाब से। मैरीटाइम लॉ, जो समुद्री कानून है उसके हिसाब से। कल्चरल हेरिटेज, ये जो क्षेत्र है ये एक तरीके से सांस्कृतिक विरासत का स्थल भी है। एंड ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। ब्लू इकोनॉमी, ये समझिए कि समुद्र तट से जुड़े हुए जितने भी कारोबार हो सकते हैं, या जितने भी संस्थाएं, या जितने भी इंस्टीट्यूशन, या जितने भी योजनाएं अर्थव्यवस्था को सहयोग करती हैं, वो ब्लू इकोनॉमी कहलाती हैं। जैसे माल ढुलाई का, एक झींगा पालन कर सकते हैं। 2 समुद्री मछली मार सकते हैं। 3 उसके बाद तेल निकालने का कार्य कर सकते हैं। 4 समुद्र तट पे पवन चक्कियां लगा सकते हैं। 5 नारियल के पेड़ लगा सकते हैं तटों में। 6 अन्य पर्यटन को विकास कर सकते हैं। 7 इस तरीके से जो भी इसके लिए लाभदायक होगा उसे ब्लू इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। टू जनरेट अपॉर्चुनिटी फॉर द बे रीजन, है ना। तो इसी पे पूरी बात की गई है, इसे आप पढ़ लीजिए। जो मेन मुद्दा था मैंने बता दिया, उसे आप पढ़ लीजिए तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। लिमिटेड डेमोक्रेसी, अनलिमिटेड थियोक्रेसी, है ना, ये अगला लिया हम लोगों ने। लिमिटेड डेमोक्रेसी, when Khomeini established the clerical rule after Iran 1979 revolution, many expected
to new regime to collapse. On the contrary, Khamenei plunged internal dissent and consolidated clergy grip over the country. However, 4 decades later, the system of Ayatollah Bult has started showing sign of age. यहाँ पे ईरान की बात की गई है ना। 1979 के पहले ईरान एक बहुत ही मतलब आधुनिक कह सकते हैं, आधुनिक देश हुआ करता था। और आज जो है आप हिजाब के मामले में जिस तरीके से मामला बना है वो आप देख के आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके का देश वो बन गया है ना। आज आप 2019 के पहले की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जितनी आधुनिकता थी वो बहुत ही मतलब कई आधुनिक देशों को भी फैल करती है, इस तरीके की बात थी। तो उसी तरीके से डेमोक्रेसी और एथोक्रेसी की बात की गई है, थियोक्रेसी की बात की गई है, मतलब एक तरीके से तानाशाही कह सकते हो, उसकी बात कही गई है। तो इसको आप देख लें। उसके बाद जो है बजट टू रीसेट टैक्स लॉज एंड डिक्रिमिनलाइज सैंक्शन इन आईटी जीएसटी, है ना। जो बजट है उसके बारे में बात किया गया है और अब ये कहा गया है कि डिक्रिमिनलाइज मतलब आपराधिक नहीं रहेगा, है ना। नो कंपाउंडिंग अंडर जीएसटी एट टू ड्यू स्टीप पेनल्टीज में स्लैश देम टू कर्ब टैक्स डिस्प्यूट से एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू विवेक अग्रवाल। द यूनियन बजट 23-24 will include a step to decriminalize taxation laws। तो डिक्रिमिनलाइज का मतलब होता है कि आपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा, मतलब इसके लिए आपको जेल नहीं भेज दिया जाएगा। रिमूव प्रोविजन इन द इनकम टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम्स लॉ दैट आर सिमिलर टू सेक्शन दैट कैन बी इन्वोक्ड अंडर द आईपीसी एंड रिड्यूस प्रोहिबिटिव कंपाउंडिंग चार्ज अंडर जीएसटी। या सीनियर फिनेंस मिनिस्टर, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि ये जो चार्जेस लगाए जाएंगे वो आईपीसी के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा, है ना। आर्थिक रूप से जैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप दो चीज़ जानते होंगे, दो तरीके के अपराध होते हैं, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। सिविल अपराध सामान्यतः संपत्ति से संबंधित होता है, सामान्यतः। कभी कभी सिविल जो है, सिविल अपराध एडल्ट्री वगैरह ये भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः संपत्ति से संबंधित होते हैं या क्या बोलते हैं हमें, वैवाहिक जीवन या रिश्ते नाते से संबंधित होते हैं। ये जो विवाद है यह सामान्यतः संपत्ति और रिश्तेदारों से संबंधित। क्रिमिनल जो होता है वो आपराधिक प्रकार का है और ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपराधिक प्रवृत्ति होती है और ये किसी भी प्रकार का चोरी, डकैती, छिनतई, गलत काम वगैरह जो भी हैं ये सारे ये माने जाते हैं। अब ये जो जीएसटी कलेक्शन है, जीएसटी में यदि हम टैक्स चोरी करते हैं तो ये कोई आपराधिक मामला इस तरीके का तो नहीं है, आर्थिक अपराध है पर वो शारीरिक अपराध नहीं है ना। यहाँ पे संपत्ति की चोरी तो की जाती है, जीएसटी की चोरी की जाती है, पर किसी का उठा नहीं लिया जाता है, अपने संपत्ति से ही टैक्स की चोरी की जा सकती है, ये हो सकता है। तो ये जो आपराधिक मामला है, अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं। आपराधिक मामला में दो प्रकार क्या होता है तो ये मैं बता देता हूं थोड़ा सा। एक होता है संज्ञेय और दूसरा होता है असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, है ना, दो अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध अपेक्षाकृत घृणित अपराध होता है, मतलब वैसा अपराध जिसमें जमानत नहीं दी जाती है, या दूसरे तरीके से कह लें तो जिस अपराध में 2 साल से अधिक की सजा होती है उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। असंज्ञेय अपराध में 2 साल से कम की सजा होती है। संज्ञेय अपराध के व्यक्ति को पुलिस के अलावा आम आदमी भी गिरफ्तार कर सकता है, जैसे
मान लो आपके यहाँ कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो अब चोरी करता हुआ जब पकड़ा गया तो आप उसके लिए वारंट लेने तो नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, गिरफ्तार कर लोगे उसे, और जब उचित बल आ जाए अर्थात पुलिस आ जाए तो आप उसे सौंप दोगे। यहां पे आप उसको बांध के रखते हो तो यह अपराध नहीं है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने अपराध नहीं किया उसे बांध के रखते हो तो यह अपराध है। कोई व्यक्ति जिसके बारे में आपको पता चला है कि वो मृत्यु करके आया, मतलब किसी को मार के आया, हत्या करके आया है, यदि उसे आप पकड़ के बांध के रखते हो तो यह अपराध नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सिर्फ आपने शक है और आपने शक के आधार पर बांध के रखा है तो यह अपराध है। इसी प्रकार से यहाँ पे बात की गई है, मैंने ये थोड़ा सा बताया था, और ये सारे जो हैं आईपीसी में कहे जाते हैं, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ये कहे जाते हैं। यहाँ पे जो मामला है वो कहा गया है कि डीक्रिमिनलाइज कर दिए जाएंगे, अपराध से मुक्त कर दिया जाएगा। अपराध तो है लेकिन उस तरीके के अपराधी नहीं है, आर्थिक अपराधी बने नहीं। ठीक है, तो ये था आज का। फिर कल मिलते हैं। नियमित रहें, देखते रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।